पॉइंट नंबर बताना मुझे कौन सा है। पॉइंट नंबर कौन सा है अभी? 7। पॉइंट नंबर 7 देखो, अब हम कुछ रेशियोज की बात कर रहे हैं एक बार। रेशियोज फॉर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएट करना है, तो कुछ रेशियो देख रहे हैं। उसमें से कुछ रेशियो इस चैप्टर में काम आएंगे, कुछ म्यूचुअल फंड में काम आएंगे, वहां पे दोबारा बता दूंगा मैं आपको, ठीक है? क्योंकि ये रेशियो, 2 रेशियो तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। अब आप देखना, 3 रेशियो मैं बता रहा हूँ परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने के लिए। एक है शार्प रेशियो, एक है ट्रेनो रेशियो, और एक है आपका जेनसन्स अल्फा। और इसका सिंबल होता है कुछ इस तरीके का, मतलब ए, ठीक है? इसका सिंबल होता है एस आर, इसका सिंबल होता है टी आर। तो शॉर्टकट, शॉर्ट फॉर्म ये कुल मिला के इसकी। तो शार्प रेशियो क्या बोल रहा होता है? शार्प रेशियो बोल रहा होता है एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क टेकन। बोल रहा है जितनी आप रिस्क ले रहे हो उस रिस्क के बेसिस पे कितना एक्सेस रिटर्न आपको मिल रहा है, वो शार्प रेशियो बताता है। तो देखो फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। अगर मैं पोर्टफोलियो के लिए बोल रहा हूं आपको, सेम सिक्योरिटी के लिए लगा लो आप, एक ही बात है, ठीक है? तो मैं चलो सिक्योरिटी के लिए लिख देता हूं, शार्प रेशियो ऑफ सिक्योरिटी ए इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए माइनस, एक्सपेक्टेड बोल दो या एक्चुअल रिटर्न बोल दो, चलो एक्चुअल बोल देता हूं, रिटर्न ऑफ ए माइनस आर एफ। क्या एक्सेस रिटर्न हो गया क्या ये? मैं 15% कमा रहा हूं और 6% की आरएफ है, मतलब 9% मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है। किस बात का एक्स्ट्रा मिल रहा है? रिस्क लेने का। क्योंकि रिस्क नहीं लूंगा तब तो बिना रिस्क के भी मुझे रिटर्न मिल ही रहा है आरएफ में, ठीक है? और रिस्क का मतलब क्या होता है? बोलो, रिस्क का मतलब क्या होता है? व्हाट इज कंसिडर्ड एज रिस्क इन दिस चैप्टर? ये क्या लिख दिया आपने? रिस्क का मतलब कौन बताएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। रिस्क का मतलब सॉरी होता है, सॉरी नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे एचडीए लिख दूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आया फॉर्मूला समझ में? देखो इसकी हिंदी पढ़ोगे यहाँ पे तो आपको फॉर्मूला आराम से समझ में आएगा। बोल रहा है एक्सेस रिटर्न, ये ऊपर वाला एक्सेस रिटर्न हो गया पर यूनिट ऑफ रिस्क टेकन, पर यूनिट ऑफ रिस्क टेकन आ गया, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल बताना मुझे, एग्जाम्पल रिलायंस का शेयर है और रिलायंस के शेयर का जो रिटर्न है वो तो है 15%, और जो रिस्क फ्री रिटर्न हमें मिल सकता है मार्केट में वो है 5%। और हमारा रिलायंस का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सपोज वो है 4%। मुझे बताओ एक रिस्क लेने के लिए कितना एक्सेस रिटर्न मिल रहा है मुझे? 2.5% का, है ना? बस इसी को बोल रहे हैं, इसी को बोला जा रहा है शार्प रेशियो। अब मुझे इतना सा और बता दो, शार्प रेशियो का जो यूनिट होगा वो परसेंटेज में होगा या टाइम्स में होगा? अब अब कौन निकाल सकता है इस चीज को? टाइम्स में होगा, परफेक्ट, ठीक है? क्योंकि ऊपर भी परसेंटेज है नीचे भी परसेंटेज है, कट जाएगा आपस में, तो इसको हम बोलेंगे टाइम्स में। तो इसका शार्प रेशियो निकाल ही देते हैं। शार्प रेशियो ऑफ रिलायंस इज इक्वल्स टू
15 माइनस 5/4 इक्वल्स टू 2.5 टाइम्स। मतलब हम जितनी रिस्क लेते हैं उससे 2.5 गुना हमारा रिटर्न होता है। अब मुझे बताओ शार्प रेशियो ज्यादा अच्छा है या कम अच्छा है? क्या कंक्लूजन निकाला आपने इससे? शार्प रेशियो ज्यादा होगा तो अच्छी बात है या कम होगा? ज्यादा। तो सिंपल सी बात है, हाइयर द बेटर। जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया है, क्योंकि ये आपको एक्सेस रिटर्न बता रहा है। चलो, ये तो हो गया शार्प भैया का। अब ट्रेनर भैया ने क्या कहा था? ट्रेनर भैया ने कहा भैया एक्सेस रिटर्न तो बहुत अच्छी बात है आपकी, एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिलेटिव रिस्क क्यों नहीं लेते आप? वाई यू आर टेकिंग टोटल रिस्क? बीटा से निकालो ना, तो बीटा से निकाल देते हैं। क्या ये ट्रेनर रेशियो मैंने कहीं लिखाया था क्या आपको? सॉरी, शार्प रेशियो नहीं, ट्रेनर रेशियो निकाल रहा हूं। ट्रेनर रेशियो ऑफ ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आर ए माइनस आर एफ डिवाइडेड बाई बीटा ए। कुछ नहीं करना, नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह बीटा लगा दो। बहुत सिंपल सी बात है। बताओ इसका क्या कंक्लूजन निकालोगे आप? हाइयर द बेटर कि लोअर द बेटर? क्या ये भी रिटर्न बता रहा है या रिस्क बता रहा है? दो ही तो बातें इस चैप्टर में, रिस्क होगा तो कम होना चाहिए, रिटर्न होगा तो ज्यादा होना चाहिए। ट्रेनर रेशियो क्या बता रहा है आपको? रिटर्न ही बता रहा है, तो ये भी क्या होना चाहिए? हाइयर द बेटर। कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ जेनसेंस अल्फा। ये फॉर्मूला तो याद हो गया क्या आपको? देखो कितना इजी फॉर्मूला है, दो रेशियो पैक हो गए यहाँ पे। शार्प रेशियो बोला जाएगा तो आपके माइंड में आना चाहिए एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क। जब ट्रेनर रेशियो की बात आए तो एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिलेटिव रिस्क, दैट इज बीटा। ठीक है, अब आ रही है अल्फा। अल्फा क्या बोल रहा है? अल्फा 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 को कनेक्ट कर देते हैं हम सीएपीएम से। सीएपीएम का एनालिसिस याद है आपको? सीएपीएम का एनालिसिस ये बोल रहा था कि अगर हमारा एक्चुअल रिटर्न सीएपीएम रिटर्न से ज्यादा है, इसका मतलब हमारा शेयर अच्छा है और हमारे शेयर में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, अंडर वैल्यूड है। बस सेम चीज जेनसेंस अल्फा समझा रहा है। वो कैसे समझा रहा है? वो बोल रहा है अल्फा निकालने का हम आपको एक फॉर्मूला देते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? जेनसेंस अल्फा इज इक्वल्स टू एक्चुअल रिटर्न माइनस सीएपीएम रिटर्न। ठीक है, तो सीएपीएम जो एनालिसिस हमने पढ़ा था वो तो पढ़ा था कि ज्यादा है कम है उसके बेसिस पे डिसीजन लो। ये सिंपल सा फॉर्मूला दे रहा है। तो जेनसेंस अल्फा का क्या मतलब हो गया? मतलब हो गया जितना रिटर्न हमें कमाना चाहिए उससे कितना ज्यादा एक्चुअल में मैं कमा रहा हूं, वो हमारा जेनसेंस अल्फा होगा। अब मुझे बता दो, क्या जेनसेंस अल्फा पॉजिटिव होना अच्छी बात है या नेगेटिव होना? तो बस हो गया काम, ये भी हाइयर द बेटर होना चाहिए। जितना ज्यादा होगा उतना ही बढ़िया होगा जेनसेंस अल्फा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको दो शेयर का जेनसेंस अल्फा पॉजिटिव मिले तो आप बोलोगे दोनों ही स्टॉक अच्छे हैं। जैसे हमने सीएपीएम में बता रहा हूं आपको एक डेटा समझना, यहाँ पे एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी। ठीक है, ए का एक्चुअल रिटर्न है सपोज 16%, इसका एक्चुअल रिटर्न है सपोज 12%। इसका सीएपीएम रिटर्न जो आता है, इसका सीएपीएम रिटर्न आता है सपोज 10%। ठीक है, और इसका जो सीएपीएम रिटर्न आता है वो आता है, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, 12 की जगह इसको मैं कर देता हूँ 20। इसका सीएपीएम रिटर्न आता है सपोज 15। अब मुझे बताओ पहले सीएपीएम एनालिसिस के अकॉर्डिंग, सीएपीएम की जो एनालिसिस आपने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग पहले तो वैल्यूएशन बता दो और फिर आप डिसीजन बता दो, एक्शन बताओ। ए शेयर अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है? ए शेयर अंडर वैल्यूड है। बी शेयर क्या है? बी शेयर भी अंडर वैल्यूड है। इसका मतलब ए को भी बाय कर लो, बी को भी बाय कर लो। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। अगर मैं आपको पूछूं इन दोनों शेयर में से कौन सा शेयर लेना चाहिए, तो सीएपीएम एनालिसिस फेल्स टू
गिव द सॉल्यूशन। इसी के लिए तो बनाया गया फिर क्या, जेनसेंस अल्फा। ठीक है, जेनसेंस अल्फा एक क्राइटेरिया है, इसीलिए मैंने तीनों रेशियो लिखा है आपको। जरूरी नहीं है आप जेनसेंस अल्फा से ही डिसाइड करो, आप शार्प रेशियो से भी डिसाइड कर सकते हो, ट्रेनर रेशियो से भी डिसाइड कर सकते हो, अल्फा से भी डिसाइड कर सकते हो। पर अगर मैं अल्फा से डिसाइड कर रहा हूं, आप मुझे बता दो ए का अल्फा कितना आएगा। ए कितना एक्स्ट्रा कमा रहा है, 6%। बी कितना एक्स्ट्रा कमा रहा है, 5%। इसका मतलब यहाँ पे कौन बेटर है, कौन बेटर है, कौन बेटर है, कौन बेटर है, ए इज बेटर देन बी, ए इज बेटर देन बी। बस हो गई बात, आ रही बात समझ में। तो उसी सीक्वेंस में कनेक्ट करोगे तो समझ में आएगा। तो सीएपीएम का जो एनालिसिस होता है वो इंडिविजुअल सिक्योरिटी को लेके तो आपको बता सकता है कि बाय सेल या होल्ड, पर जब दो को कंपैरिजन करोगे तो सीएपीएम एनालिसिस फेल हो जाता है वहां पे। तो वहां पे जरूरत पड़ती है रेशियो एनालिसिस की, और रेशियो जो है वो तीन मैंने लिखाए हैं आपको। ये तीन इंडिकेटर्स नॉर्मली काम आते हैं, ठीक है, पोर्टफोलियो चैप्टर से ही रिलेटेड है, पर अनफॉर्चुनेटली मेरे हिसाब से जहां तक मुझे याद है इस चैप्टर में शार्प रेशियो ट्रेनर रेशियो नहीं पूछा गया। पर एग्जाम में थोड़ी पता लगेगा आपको कौन सा क्वेश्चन पोर्टफोलियो का है, कौन सा म्यूचुअल फंड का, एक से ही क्वेश्चन होते हैं वो तो। ठीक है, नोट कर लो आप इसको फटाफट से नोट कर लो फटाफट से। डन, चलो 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 चलो, एक चीज और लिखा रहा हूं मैं, आप मुझे बता देना केवल देख के। एक तरीके से रिवीजन ही हो रहा है यहाँ पे। सीएपीएम का फटाफट से फॉर्मूला बता दो मुझे, सीएपीएम इक्वेशन का, जो कि एसएमएल लाइन होती है। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा ए। और आपको पता है इसके नीचे कुछ होता है, कुछ होता है, कुछ होता है, क्या होता है इसके नीचे, जल्दी से बोलो, इसके नीचे क्या होता है। इसके नीचे बीटा एम माइनस जीरो होता है, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ बीटा एम लिख रहा हूँ एक बार। क्या ये कोई रेशियो है क्या जो अभी ऊपर पड़ा है, क्या इस पार्ट को देख के आपको कोई सा रेशियो ऊपर से कनेक्ट हो रहा है, हाँ या ना। व्हाट इज दिस, दिस इज ट्रेनर रेशियो। अब मुझे बताओ ये ट्रेनर रेशियो किसका लग रहा है आपको, क्या ये ट्रेनर रेशियो ए शेयर का है, या ये ट्रेनर रेशियो निफ्टी का है, मतलब मार्केट का है। किसका ट्रेनर रेशियो लग रहा है ये आपको, मार्केट का है ना। कैसे पता लगता है, जिसका रिटर्न लिया है और जिसका बीटा लिया है उसी का ट्रेनर रेशियो है ये। तो मैं बोल सकता हूं कि, ध्यान रखना इस लाइन को, स्लोप, स्लोप ही होता है ये, स्लोप ऑफ एस एम एल इज बी, सॉरी, इज ट्रेनर रेशियो ऑफ मार्केट। तो अगर ट्रू फॉल्स में ये क्वेश्चन आए तो क्या क्लिक कर जाएगा माइंड में, कि जो एसएमएल का स्लोप होता है वो मार्केट का ट्रेनर रेशियो होता है। अब आप बोलोगे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो समझ में आना भी नहीं है आपको, तो केवल इतना सा ध्यान रखना है, यहां से अगर कनेक्ट करके बोलूं मैं आपको, ठीक है ना, ये चीज कोई दिमाग में याद नहीं रखनी, बस कनेक्ट कर पाओगे ना। ध्यान रखना कभी ऐसी लैंग्वेज पढ़ो तो आप इस ट्रेनर रेशियो ऑफ मार्केट का फॉर्मूला लिखना और फिर याद कर लेना ऐसा कहाँ देखा था आप। अब चलो, ऐसा ही मैं बात कर रहा हूं अगेन सीएमएल लाइन की। सीएमएल लाइन की इक्वेशन क्या होती है,
expected return of portfolio is equals to RF plus RM minus RF upon HDM into HD of portfolio। क्या ये वाला पार्ट कोई रेशियो लग रहा है क्या? और ये तो मैंने हालांकि वो करवाते वक्त ही लिखा दिया था आपको, ठीक है, तो इसके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। दिस इज हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ CML इज शार्प रेशियो ऑफ मार्केट। ओ माय गॉड, क्लियर हो रहा है क्या पॉइंट? या ऊपर से जा रहे हैं हमारे, तो ऐसा हो रहा है क्या किसी के साथ? कुछ नहीं है, रेशियो है, रेशियो का मतलब होता है परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। अगर यहां तक क्लियर है तो फिर मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ, फिर यहां तक क्लियर है आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 24 पे आ जाते हैं हम पहले। चलो देखो इलस्ट्रेशन नंबर 24, शेयर ऑफ शारी लिमिटेड हैज अ बीटा फैक्टर ऑफ 1.8। तो एक कंपनी है शारी लिमिटेड, इसका जो शेयर का बीटा है वो है 1.8। निफ्टी का जो रिटर्न है वो है 17.5, मतलब कि RM। ये क्या है? बीटा ऑफ S। 6.75% 100 ट्रेजरी बिल आर ट्रेडेड एट 108। इससे क्या कैलकुलेट हो जाएगी? RF। रफली फटाफट से एक बार कैलकुलेट करके बता दो। 6.75 अपॉन 108 इंटू 100, यही होता है। 6.25% की आपकी RF आएगी, 6.25% की। ठीक है, तो आपको RF भी दे रखा है, RM भी दे रखा है और बीटा भी दे रखा है आपके शेयर का। तो जहां बीटा दिख जाए वहां पे एक बार तो CAPM माइंड में आना ही चाहिए आपके। पूछा है एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो अंडर CAPM, निकाल सकते हैं हम? हाँ या ना? क्या हम निकाल सकते हैं क्या यहाँ पे? क्या क्या क्या? इलस्ट्रेशन नंबर 24, ठीक है। CAPM रिटर्न निकालने के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न बोल रहा है, तो यूजिंग CAPM निकालेंगे हम एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ शारी लिमिटेड। आपने निकाल भी दिया, कमाल की बात है। मेरे को लिखना पड़ता है पर टाइम लगता है, इसीलिए RM माइनस RF इंटू बीटा S। ठीक है, RF दे नहीं रखा, इसका मतलब वर्किंग नोट आएगा, यहाँ पे वर्किंग नोट आएगा। RF निकालोगे, RF इज इक्वल्स टू 6.75 डिवाइडेड बाई 108 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 6.25। आंसर आ रहा है आपका 26.5%। ठीक है, ये भी लिख देता हूँ फटाफट से एक बार। RM कितना था? 17.5 माइनस 6.25 इंटू बीटा इज 1.8। चलो, तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया। फर्स्ट पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन के। पार्ट नंबर 2, ए बी लिखा हुआ है तो हम भी ए बी लिख देते हैं। बी पे आ जाओ। बी पार्ट क्या बोल रहा है? अल्फा फैक्टर निकालो। अल्फा निकालना है। अल्फा मतलब क्या था? अल्फा मतलब क्या था? अल्फा मतलब क्या था? एक्चुअल रिटर्न माइनस CAPM रिटर्न, है ना? तो CAPM रिटर्न हमने निकाल लिया। एक्चुअल रिटर्न की इंफॉर्मेशन दे रखी है, देखो पिछले 5 सालों का एक्चुअल रिटर्न दे रखा है आपको। अब मुझे ये बताओ, क्या हर साल का अल्फा निकालना है क्या? ना जी, एक ही निकलेगा अल्फा। ठीक है, तो पहले तो एक्चुअल रिटर्न निकालो। 5 डेटा दे रखा है तो एक्चुअल रिटर्न कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। तो देखो एवरेज रिटर्न क्या है? 5 सालों का एवरेज कर दो आप, सबको जोड़ दो और 5 से डिवाइड कर दो। कितना आता है? 23.4 प्लस 27.2 प्लस 26 6 24 3, 26 6 24 3 और प्लस 28 5 डिवाइडेड बाई 5। बोलो कितना आएगा? 26% आ रहा है।
और जबकि हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या आ रहा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑलरेडी कैलकुलेट किया है अभी हमने, दैट इज 26.5%। इसका मतलब जेनसेंस अल्फा क्या होगा यहाँ पे, जेनसेंस अल्फा इज नथिंग एवरेज रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न, और एवरेज रिटर्न है 26, एक्सपेक्टेड रिटर्न है 26.5, तो आंसर है नेगेटिव 0.5%। बोलो, समझ में आया जेनसेंस अल्फा क्या है यहाँ पे? क्या नेगेटिव अल्फा अच्छी परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है या बेकार? बेकार। ठीक है, पूछा नहीं है, मैं केवल लिख रहा हूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। परफॉर्मेंस क्या है, स्टॉक ऑफ शारी लिमिटेड हैज अंडर परफॉर्म्ड, इसको आप लिखोगे अंडर परफॉर्म्ड। ठीक है, मतलब जितनी एक्सपेक्टेशन थी इस स्टॉक से उससे कम ये परफॉर्म कर रहा है, बेकार शेयर है। डिसीजन बोलोगे तो ओवर वैल्यूड है ना, ओवर वैल्यूड है, देयरफॉर सोल्ड। ये कंक्लूजन पूछा नहीं है, मैंने लिखा है केवल। ठीक है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं एग्जाम में। क्लियर है? फटाफट से थम्स अप कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। कंक्लूजन ये रहा, स्टॉक हैज अंडर परफॉर्म्ड, देयरफॉर ओवर वैल्यूड, देयरफॉर सोल्ड, टू बी सोल्ड। ठीक है, सेल कर देना चाहिए ऐसे स्टॉक को, नॉट अप टू द मार्क। सर जब शेयर अंडर प्राइस्ड होता है एंड फ्यूचर में वी एक्सपेक्ट इट टू ग्रो मोर देन, हम सेल के बजाय उसे होल्ड भी कर सकते हैं क्या? सेल थोड़ी बाय करते हैं ना अंडर प्राइस को, अंडर प्राइस को सेल करते हैं क्या हम? बाय कर सकते हैं, तो होल्ड भी कर सकते हैं का मतलब क्या? ऑलरेडी बाय कर रखा है तो होल्ड करो, अदरवाइज बाय कर लो। आप पूछ रहे हो होल्ड कर सकते हैं क्या, तो होल्ड तो तब करोगे ना जब ऑलरेडी बोट है वो शेयर। तो ऑलरेडी अगर कोई शेयर ले रखा है आपने, रिलायंस का मान लो शेयर ले रही है, और अब आज आपको पता है कि रिलायंस का शेयर बढ़ने वाला है, तो बस आपका तो एक्सपोजर उतना ही हो सकता है जितना खरीद रखा है आपने, और आपके पास पोटेंशियल है इन्वेस्टमेंट के लिए अमाउंट है तो और खरीद लो, अदरवाइज होल्ड करके रखो। इसीलिए मैंने लिखाया था बाय सेल एंड नो एक्शन होता है थर्ड डिसीजन। ठीक है, कंप्लीट। इलस्ट्रेशन नंबर 25 पे आ जाते हैं अब। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 25, रिटर्न ऑन टू पोर्टफोलियो बी एंड एल। दो पोर्टफोलियो दे रखे हैं, एक बी है एक एल है। पिछले 4 सालों का डेटा है, मतलब 5 डेटा दे रखा है, उसके बेसिस पे हम एवरेज रिटर्न निकाल सकते हैं। ठीक है, बीटा दे रखा है दोनों का 1.3 1.2, मार्केट का रिटर्न दे रखा है 12%, आरबीआई का रिटर्न दे रखा है 5% आरबीआई बॉन्ड का, मतलब रिस्क फ्री रिटर्न। कौन से पोर्टफोलियो में पैसे लगाएं, विच ऑफ द अबव टू पोर्टफोलियो विल एन इन्वेस्टर प्रीफर। अब पहले तो सीएपीएम से एनालिसिस निकालेंगे, क्या पता वहीं से आंसर आ जाए, जरूरत ही नहीं आगे जाने की, है ना? क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? आपको दो पोर्टफोलियो दे रखे हैं, पूछ रहे हैं किसमें पैसे लगाएं। अब यहाँ पे कोई भी रेशियो का रेफरेंस है क्या, पहले तो मुझे ये बता दो, क्या यहाँ पे कोई भी रेशियो का रेफरेंस है या नहीं है? नहीं है, तो आप यहाँ पे कोई भी रेशियो लगा सकते हो, पर रेशियो से पहले तो सीएपीएम एनालिसिस करके देखेंगे ना हम, क्या पता उसी से पता लग रहा हो तो क्यों जाएंगे आगे। चलो निकालते हैं, सीएपीएम एनालिसिस करते हैं हम इसका। इलस्ट्रेशन नंबर 25, पोर्टफोलियो बी का एक्चुअल रिटर्न निकालते हैं पहले तो, एवरेज रिटर्न। तो देखो मैं यहाँ पे टेबल बना देता हूँ, सीएपीएम रिटर्न, आरएमबी है, आरएफबी है, सब कुछ है हमारे पास। तो यहाँ पे तो मैं लिख देता हूँ स्टॉक, यहाँ पे हम लिख देते हैं एवरेज रिटर्न,
ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं CAPM एक्सपेक्टेड रिटर्न। चलो तीन चीजें कैलकुलेट कर लो। पहला स्टॉक है, स्टॉक नहीं है सॉरी, पोर्टफोलियो है इसमें। लो जी, पोर्टफोलियो लिख देते हैं इसको, पोर्टफोलियो बी पोर्टफोलियो का पहले तो एवरेज रिटर्न निकालो। कैसे निकलेगा एवरेज रिटर्न? सबको जोड़ दो, 13 प्लस 13.5 प्लस 12.5 प्लस 14, डिवाइड बाई 4 कितना आता है? 13.25%। ठीक है, और CAPM रिटर्न कैसे निकालेंगे? RF दे रखा है हमें 5 प्लस RM दे रखा है हमें 12 माइनस 5 इंटू बीटा दे रखा है 1.3। बोलो कितना आएगा? 14.1%। ठीक है, एनालिसिस अभी बाद में करेंगे, पहले एक बार इसका भी कैलकुलेट करो। बी के बाद कौन सा है? एल। एल में भी सेम चीज कैलकुलेट करनी है हमें। देखो 14.35 प्लस 1175 1360 प्लस 1290 डिवाइडेड बाई 4 कितना आता है? 13 कितना आएगा ये? 13.15% और इसका CAPM निकालो, तो CAPM में ये तो सेम ही रहेगा, 5 प्लस 12 माइनस 5 इंटू बीटा है इसका 1.2, 13.4%। चलो दोनों स्टॉक का डिसीजन लेते हैं हम CAPM के अकॉर्डिंग। वैल्यूएशन बताओ दोनों स्टॉक का, अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है? CAPM से रिटर्न आ रहा है घटिया, मतलब ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड। ठीक है, यहाँ पे भी CAPM रिटर्न ज्यादा है, एक्चुअल रिटर्न कम है, मतलब ये भी स्टॉक क्या है? ओवर वैल्यूड। अब बताओ, वो दोनों ही ओवर वैल्यूड है, क्या करें? किसको खरीदें, किसको खरीदें, किसको खरीदें? बोलो बच्चा बोलो, किसको खरीदा जाए? यहाँ पे दोनों ही ओवर वैल्यूड आ रहे हैं। YL वाई, आपने अल्फल, अच्छा अल्फा लगा दिया आपने, ठीक है अल्फा तो लगा दिया। मैं तो वही डिसाइड कर रहा हूँ ना, अल्फा पे जाने की जरूरत है क्या? जरूरत है ना, क्योंकि दोनों से डिसीजन आ रहा है सेल, दोनों ही घटिया स्टॉक है। अब पहले तो ये देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, विच ऑफ द अबाउट टू पोर्टफोलियो विल एन इन्वेस्टर प्रीफर। बोल रहे हैं दोनों में से किसको प्रीफर करें, मतलब वो चाह रहा है कि दोनों में से किसी एक को तो प्रीफर करना है आपको, मतलब दो घटिया चीजों में से एक घटिया चीज को चूज करना है, तो क्या करें? रेशियो लगा दो। अब रेशियो का प्रॉब्लम ये है, रेशियो के बारे में बता नहीं रखा कौन सा लेना है, तो कोई भी ले सकते हैं, मैं यूज कर रहा हूं जेनसेंस अल्फा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, यही कर दूं, इनका जेनसेंस अल्फा निकाल दो, जेनसेंस अल्फा। और अल्फा निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड। ये लो 13.25 माइनस 14.1 कितना आएगा? माइनस का 0.85%, माइनस का आएगा ये ना, और इसका निकालेंगे तो सेकंड का 13.15 माइनस 13.4, माइनस का 0.25%। तो अगर अल्फा के बेसिस पे डिसीजन लेना है तो दोनों में से कौन बेटर है? एल।
बस ये कंक्लूड कर दो आप, यहाँ पे काम हो गया। कंक्लूजन लिखना है यहाँ पे अच्छे से, बेस्ड ऑन जेनसेंस अल्फा। जेनसेंस अल्फा की बात करूं तो पोर्टफोलियो L is better than portfolio B since Jensen's alpha of L is greater than Jensen's alpha of B। आपने कहा सर तीनों रेशियो से आंसर सेम आएगा क्या? ना जी ना, तीनों रेशियो से आंसर सेम आए जरूरी नहीं है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली सेम ही आता है, पर कभी कभी चेंज भी हो सकता है। कौन सा अप्लाई करना है? कोई भी कर सकते हो आप, एक कोई भी एक रेशियो अप्लाई कर देना आप। ठीक है, तो आपको मैंने एक हिंट दिए यहाँ पे कि जब पोर्टफोलियो का आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन पोर्टफोलियो चैप्टर से है, तो आप अल्फा यूज कर देना, क्योंकि इन्होंने इस चैप्टर में कहीं भी जेनसन से इसके अलावा शार्प रेशियो ट्रेनर रेशियो को यूज नहीं किया। पर जब आप पढ़ लोगे पूरा, उसके बाद आपको कंफ्यूजन होगा ये, क्योंकि म्यूचुअल फंड पढ़ते वक्त भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा और वहां पे शार्प रेशियो ट्रेनर रेशियो होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाए एग्जाम में कि पोर्टफोलियो का ही क्वेश्चन है तो जेनसेंस अल्फा निकाल देना, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, ये तो हम एक तरीके से इनका सजेस्टेड मानते हुए निकाल रहे हैं। देखो इन्होंने भी अल्फा निकाला है। अब इनकी एक गड़बड़ है, इसमें चेक करना आप क्या बोल रही है। अल्फा तो निकाल दिया, इसका माइनस आया, इसका ये आया। अब क्या बोल रहा है कंक्लूजन, अल्फा ऑफ बी इज हाइयर देन एल। क्या ये लाइन सही है? क्या बी का अल्फा एल से ज्यादा है क्या? गलत है ये। नेगेटिव में क्या उल्टा चलता है ना सिस्टम, जिसकी नेगेटिव वैल्यू कम है वो हाइयर होती है। तो इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, तो ये चीज गलत लिखी हुई है। हालांकि आगे सही है, देखो नहीं, आगे भी पूरा गड़बड़ी लिख रखा है इन्होंने। सो दिस इज पूरा ही गलत लिखा हुआ है। आपका आंसर पोर्टफोलियो एल आएगा, पोर्टफोलियो बी नहीं आएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पे आओ। 26 हो गया हमारा, 27 सारे हो गए शायद, 28, 29, ठीक है, 30। फिर है ना, आपने कोई क्वेश्चन स्किप किया है? पीछे भी था एक क्वेश्चन बाकी है जो करवाना भी। आपने अच्छे से क्वेश्चन देखा नहीं है, क्वेश्चन स्किप किया आपने। ठीक है, तो मैं एक बार नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ाता हूँ, उसके बाद आप देख लेना कौन सा कंसेप्ट छोड़ दिया आपने, मतलब क्वेश्चन नंबर कौन सा छोड़ दिया आपने। पॉइंट नंबर 8 पे आ रहा हूं मैं। ठीक है, देखो पॉइंट नंबर 8 कुछ नहीं है, आपका जो सीएपीएम थ्योरी है, सीएपीएम कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल, उसका एडवांस्ड वर्जन है। वो क्या बोल रहा है? दैट इज आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, एपीटी। सिंपल सी थ्योरी है एकदम। सीएपीएम जो है उसी से कनेक्ट करेंगे हम इसको। सीएपीएम से कनेक्ट करके याद करोगे तो 2 सेकंड में याद हो जाएगी। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, देखना अब यहाँ पे। मैं बोल रहा हूं एक बार सीएपीएम को याद कर लेते हैं। सीएपीएम, सीएपीएम में क्या था, लिखना पड़ेगा हमें दोबारा। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए इज इक्वल्स टू, कैसे निकालते थे हम, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ
इंटू बीटा ए। ठीक है, अब बीटा ए क्या है? बीटा ए, बीटा ए क्या होता है? फटाफट से बोलो अपनी लैंग्वेज में, बीटा ए का फॉर्मूला मत बताना। बीटा ए का मतलब क्या होता है? ऐसे नहीं, मैंने दो कंक्लूजन लिखाए थे बीटा से रिलेटेड आपको। बीटा के दो मीनिंग होते हैं। एक, बीटा ए का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट से कितना ज्यादा रिस्की है हमारा शेयर, है ना, एक तो ये बोल सकते हैं। दूसरा मैं ये बोल सकता हूं जितना चेंज मार्केट के रिटर्न में आएगा उसके बीटा टाइम्स चेंज मेरे रिटर्न में आएगा। ये दोनों लैंग्वेज सही है, मैंने दोनों लिखाए हैं आपको कंक्लूजन कि रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बीटा का एनालिसिस किया जा सकता है और रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से भी किया जा सकता है। ठीक है, एग्री कर रहे हो ना इससे? जो दो बातें मैंने बोली है, रिस्क के बेसिस पे हम बोलते हैं कि बीटा का मतलब आपका शेयर मार्केट से कितना गुना रिस्की है, और रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोलते हैं आपके मार्केट में जो रिटर्न का चेंज आएगा उससे बीटा टाइम्स चेंज हमारे स्टॉक में आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूं, अब सुन लेना। इस फॉर्मूले को क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या? पहले तो ये डिसाइड कर लो। RF प्लस रिस्क प्रीमियम इंटू, किसका रिस्क प्रीमियम? मार्केट का, इंटू बीटा ए। बोलो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, एक एक स्टेप से आपको देखो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी चीज। यहाँ मार्केट का मतलब क्या है? मार्केट का क्या मीनिंग है, कौन बताएगा? निफ्टी सेंसेक्स, वेरी गुड। तो मार्केट का मतलब मैं बोल सकता हूं मींस पोर्टफोलियो ऑफ ऑलमोस्ट ऑल स्टॉक्स, है ना। कल लगभग सारे स्टॉक्स का जो पोर्टफोलियो होता है वो रिप्रेजेंट, जैसे अब निफ्टी है तो निफ्टी में 50 शेयर होते हैं, वो 50 शेयर ऑलमोस्ट पूरे मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें हर इंडस्ट्री के शेयर्स आ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट को तो हमने कंसीडर कर लिया, आप समझना बात को। मैं बोल रहा हूं एक रिलायंस का शेयर है, रिलायंस का अगर एक शेयर है तो मैंने कहा निफ्टी से इसका रिलेशन जो बताता है वो बताता है निफ्टी से, समझ लेना बात को, निफ्टी से इसका जो रिलेशनशिप है वो बताता है बीटा ऑफ रिलायंस। ठीक है, क्या केवल निफ्टी के चेंज की वजह से रिलायंस में चेंज आ सकता है क्या? क्या इन्फ्लेशन की वजह से रिलायंस में चेंज आ सकता है? क्या इंटरेस्ट रेट की वजह से रिलायंस में चेंज आ सकता है? तो क्यों हमने केवल और केवल मार्केट को बेस बनाया है? तो मैं बोल सकता हूं ये फैक्टर्स है, निफ्टी एक फैक्टर है, मतलब मार्केट एक फैक्टर है, इन्फ्लेशन एक फैक्टर है, इंटरेस्ट रेट एक फैक्टर है। ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स। समझ रहे हो आप बात को? तो मैंने जो सीएपीएम वाली इक्वेशन बनाई है वो केवल यहीं तक सीमित रखी है। दिस इज सीएपीएम, है ना, सीएपीएम इस पे बेस्ड है। इसका मतलब सीएपीएम को हम बोल सकते हैं सिंगल फैक्टर मॉडल। ये सब शब्द ध्यान रखना, छोटे छोटे शब्द हैं, एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स, हालांकि पूछते कम है ऐसी चीजें पर फिर भी आपको ध्यान रखनी है। तो सीएपीएम का मतलब सिंगल फैक्टर मॉडल है। अगर मैं आपको बोलूं कोई आदमी आए और ऐसा मॉडल बनाए जिसमें ये सारी चीजें कंसीडर कर ले, तो इसको क्या मैं ये बोलूंगा? मल्टी फैक्टर मॉडल। हाँ ना बताते रहो आपके और। क्या ये मल्टी फैक्टर मॉडल बोलना ऑल राइट है ना? तो बस इसी को बोला गया है, यही है आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, और कुछ नहीं है।
अगर आपको बात समझ में आ गई होगी तो आपको फॉर्मूला बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब जिसको बात समझ में नहीं आई है वो पहले मुझे बताओ, मैं रिपीट करूंगा, अदरवाइज फॉर्मूला बनाते टाइम फिर आप केवल सुनते रहोगे और ऊपर से जाता रहेगा। सबके बात समझ में आ गई क्या? जब हम केवल एक सिंगल फैक्टर को यूज लेते हैं, और वो सिंगल फैक्टर कौन सा, हर कोई सा फैक्टर नहीं, मार्केट फैक्टर को यूज लेके हमारे सिक्योरिटी का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं सीएपीएम मॉडल, सिंगल फैक्टर मॉडल। ठीक है, सिंगल फैक्टर कौन सा यूज लिया, ध्यान रखना। तो मैं बोल रहा हूं सीएपीएम इज सिंगल फैक्टर मॉडल, विच फैक्टर इज यूज्ड, बोलो, और क्लियर कर देता हूं आप, विच फैक्टर इज यूज्ड, बीटा नहीं, बीटा नहीं, बीटा फैक्टर थोड़ी है, मार्केट, हाँ, विच फैक्टर इज यूज्ड, मार्केट रिटर्न को यूज किया गया है यहाँ पे, मार्केट का जो रिटर्न होगा उससे हम हमारा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा एक फैक्टर नहीं है, मार्केट में तो बहुत सारे फैक्टर है, एक तो मार्केट है, दूसरा इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट है, ये तो एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो जब मैं इन सब फैक्टर्स को एक साथ उठा लेता हूं तो एक नई थ्योरी बन के आ जाती है, उसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, इसीलिए उसका नाम है मल्टी फैक्टर मॉडल। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। अब मुझे ये बता दो छोटा सा, फटाफट से फटाफट, निफ्टी से रिलायंस का जो रिलेशनशिप मैंने बोला वो बीटा में एक्सप्रेस किया मैंने, है ना? तो बीटा अपने आप में एक शब्द है जो दो चीजों के बीच का रिलेशनशिप बता रहा है। तो अगर मैं इन्फ्लेशन से रिलायंस का रिलेशनशिप बोलूंगा तो ये भी तो बीटा ही होगा, और इंटरेस्ट रेट से बोलूंगा ये भी तो बीटा ही होगा। बोलो हाँ या ना, सब बीटा ही होंगे ना ये। बस ध्यान रखना है, दिस बीटा इज इन रेस्पेक्ट ऑफ मार्केट, दिस बीटा इज इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, दिस बीटा इज इन रिलेशन टू इंटरेस्ट रेट। अब हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना अभी एपीटी के, तो वहां पे देखो एक गेम खेला जाएगा आपके साथ, वो बताएंगे नहीं कौन से फैक्टर का है, वो बोलेंगे ये फैक्टर 1 का बीटा है, ये फैक्टर 2 का बीटा है, ये फैक्टर 3 का बीटा है। अब आपको माइंड में सोचना है, फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3 क्या है, वो यही तो है, एक मार्केट है, एक इन्फ्लेक्शन है, एक इंटरेस्ट रेट। क्लियर? ये नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि माइंड में सेट हो जाए। वो फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3 ऐसे लिखेंगे वो। तो देखो सिंगल फैक्टर मॉडल सीएपीएम होता है, मल्टी फैक्टर मॉडल एपीटी होता है। अब मल्टी फैक्टर में हो सकता है 2 फैक्टर का क्वेश्चन दे दे, 3 फैक्टर का दे दे, 4 फैक्टर का दे दे, कितना भी फैक्टर का दे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सबको क्लियर है? तो फिर फॉर्मूला बना लेते हैं, बात खत्म। आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी का फॉर्मूला, ये भी क्या बता रहा है, ये भी वही बता रहा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी ए इज इक्वल्स टू, किस चीज का, सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न बता रहा है। देखो फॉर्मूला क्या होगा, जो सीएपीएम का फॉर्मूला एक फैक्टर पे यूज आता है, इसमें मल्टी फैक्टर है तो बार बार में लगा दो, आर एफ प्लस, अब मैं प्लस में क्या बोल रहा हूं, रिस्क प्रीमियम ऑफ फैक्टर 1 इंटू बीटा ऑफ फैक्टर 1, सही है, प्लस रिस्क प्रीमियम ऑफ फैक्टर 2 इंटू बीटा ऑफ फैक्टर 2, प्लस सो ऑन चलते रहो। बताओ कोई दिक्कत आई क्या फॉर्मूला बनाने में? बस इसीलिए तो इसको हम मल्टी फैक्टर मॉडल बोल रहे हैं। यहाँ पे एक फैक्टर नहीं, जो फॉर्मूला था उसमें फैक्टर और बढ़ाते जाओ, देखो यहाँ पे एक ही फैक्टर था, ऐसे ही करके फैक्टर और बढ़ाते जाओ तो आपका एपीटी बन जाएगा। इज इट क्लियर सबको? क्लियर है तो एक क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है इसका कुल मिला के आपके यहाँ पे। मार्केट फैक्टर बता दो, व्हाट इज इट? मार्केट फैक्टर कुछ नहीं है, मार्केट का मतलब निफ्टी, मार्केट फैक्टर का सिंपल सा मतलब निफ्टी। निफ्टी से आपने अपने शेयर को कंपेयर किया था ना, आपने बोला था ना निफ्टी 10% बढ़ेगी और मेरा बीटा 2 है तो मेरा शेयर 20% बढ़ेगा, उसी को हम बोलते हैं मार्केट फैक्टर से आपका कनेक्शन। तो जैसे आपके मार्केट के चेंज होने से शेयर में चेंज आता है, वैसे और भी बहुत सारे फैक्टर्स है ना। तो निफ्टी एक फैक्टर है, उसके अलावा इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट है, जीडीपी है, पता नहीं क्या क्या फैक्टर्स होंगे। तो एपीटी बोल रहा है आप एक ही फैक्टर को कंसीडर मत करो, सब फैक्टर्स को कंसीडर करो अलग अलग।
ठीक है, तो जो जैसा बोल रहा है हमको तो मानना है उसको, हम कुछ नहीं कर सकते। कोई कुछ भी बोल रहा होगा, हमें केवल उसकी थ्योरी पढ़नी है और उसको समझना है। वो एनालिसिस आप फ्यूचर में करना जब और ज्यादा डिटेल में जाओगे कि उसने जो थ्योरी बनाई है वो मेरे समझ में आती है नहीं आती, है ना। आपका एनालिसिस कुछ और भी हो सकता है। चलें अब आगे क्वेश्चन पे देखो। इलस्ट्रेशन नंबर 29 क्या बोल रहा है? मिस्टर क्यू owns a portfolio with the following characteristics। तो मिस्टर क्यू के पास क्या है? एक पोर्टफोलियो है, उसमें फैक्टर 1 सेंसिटिविटी दे रखी है, फैक्टर 2 सेंसिटिविटी दे रखी है और एक्सपेक्टेड रिटर्न दे रखा है। अब बताओ क्या इन दोनों को समझ पा रहे हो क्या? फैक्टर 1 फैक्टर 2 को। सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है? बीटा। अब आप समझ पा रहे हो क्या? और आपको ध्यान में रखना है तो आप बोल दो यहाँ पे, ये जो फर्स्ट फैक्टर है ये इन्फ्लेशन की बात कर रहा है, या फिर ऐसे बोल दो उल्टा, ये तो निफ्टी की बात कर रहा है और ये बात कर रहा है इन्फ्लेशन की। अब ठीक है, माइंड में सेट होने के लिए तो आपको दो फैक्टर के बीटा दे रखे हैं अलग अलग। कितना कितना दे रखा है? सिक्योरिटी ए के दे रखे हैं, सिक्योरिटी बी के दे रखे हैं। रिस्क फ्री सिक्योरिटी के बीटा आपको पता है 0 है, रिस्क फ्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया इधर की उधर हो जाए उसका रिटर्न उतना ही रहता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न दे रखा है 20%, 25%, 15%। ये बताओ मुझे एक्सपेक्टेड रिटर्न कौन सी थ्योरी के बेसिस पे दिया हुआ होगा? सीएपीएम के बेसिस पे दिया हुआ होगा या एपीटी के बेसिस पे? सीएपीएम बोलने वालों, अंदर घुस के मारूंगा मैं अभी यहाँ पे तुम्हें। सीएपीएम सिंगल फैक्टर होता है ये मल्टी फैक्टर? कितना तो डिटेल में समझाया मैंने। तो यहाँ सिंगल फैक्टर दिख रहा है क्या आपको? क्वेश्चन में सिंगल फैक्टर दिख रहा है कि मल्टी फैक्टर दिख रहे हैं? कसर नहीं छोड़ रहे तुम मार खाने में। तो ये एपीटी के बेसिस पे है। सीएपीएम, अच्छा सीएपीएम बोल तो दिया, यहाँ सीएपीएम में कौन से बीटा को मानोगे आप? निफ्टी का। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बोला है, इसको निफ्टी मान लो, इसको इन्फ्लेशन मान लो। दोनों में से कौन से फैक्टर को निफ्टी का बीटा मानोगे आप? नहीं मान सकते ना, हमें थोड़ी बता रखा है कौन सा है। चलो, it is assumed that security returns are generated by a two factor model। ये लो, इन्होंने खुद नहीं बोल दिया अब, क्योंकि ये भी तो आपके ही सरदार है ना, इनको पता है आपको जितना समझ में आएगा, तो इन्होंने बोल दिया ये माना गया है कि टू फैक्टर मॉडल को यूज करके एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालें। तो अब तो क्लियर हो गया, एपीटी से निकाले। Mr. Q has 1 lakh to invest and sells short 50,000 of security B and purchases 1.5 lakh of security A. What is the sensitivity of Mr. Q portfolio to the two factors? My God, कुछ समझ में आएगा क्वेश्चन? अभी क्वेश्चन है ना, अभी जो फर्स्ट पार्ट है इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना, कुछ नहीं पढ़ रखा आपने तो भी बता दोगे आंसर। पर क्वेश्चन पढ़ के देखो एक बार, कौन है जो क्वेश्चन को समझ पा रहा है? केवल फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, आगे मत पढ़ना। फर्स्ट पार्ट कौन समझ पा रहा है मुझे शॉर्ट में बता दो। आंसर ही बता दिया आपने, 0.8 एंड 0.6। पक्का? नहीं नहीं, गलत है ये, दिस इज रॉन्ग। बच्चा रॉन्ग है ये। 0.8 और 0.6 तो सिक्योरिटी ए का है, आपको तो पोर्टफोलियो के पूछ रहे हैं वो। समझ तो गए? पक्का समझ गए? चलो मैं समझा रहा हूं, बता देना आपको वो चीज में अभी भी समझ में नहीं है जिसको वो बता देना। वो आपको क्या बोल रहा है, ये एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर क्यू। इस मिस्टर क्यू की जेब में कितने रुपए हैं? 1 लाख रुपए। मतलब 1 लाख रुपए इस पर्सन के पास है ना। इन्वेस्ट करने हैं इसको 1 लाख रुपए मार्केट में। इसने क्या किया, सिक्योरिटी बी को शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट सेल मतलब क्या होता है? मैंने आपको बार बार बोला है, शॉर्ट सेलिंग अलाउड होती है नहीं होती है, आपको फर्क नहीं पड़ रहा। आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देख लेना। यहाँ बोल रहे हैं आपने 50,000 की सिक्योरिटी बी सेल की है। मुझे बताओ, अगर ये है शेयर बी, सपोज
शेयर बी बेचोगे तो पैसे आएंगे या जाएंगे? पैसे आएंगे या जाएंगे, पहले तो ये बताओ। आएंगे ना, तो इससे पैसे आएंगे, कितने आएंगे? 50,000 और आ गए, कितने हो गए टोटल रुपए? 1.5 लाख हो गए मेरे पास। ठीक है, 1.5 लाख रुपए हो गए मेरे पास। अब क्या बोला है? परचेज 1.5 लाख सिक्योरिटी ए। मैंने 1.5 लाख के ए खरीद लिए, मतलब 1.5 लाख चले गए जेब से, माइनस 1.5 लाख हो गया ठन ठन गोपाल। व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ मिस्टर क्यू पोर्टफोलियो? द टू फैक्टर्स, दोनों फैक्टर की अलग अलग बतानी है। और आपको पता है बीटा कुछ नहीं होता, वेटेड एवरेज होता है। चलो अब मैं फॉर्मेट बनाता हूं। बिल्कुल सही बोला है आपने कि वेटेड एवरेज करना है, पर वेट्स कैसे आएंगे वो चेक करना है आपको, है ना? कैसे? पहले हम बोल देते हैं स्टॉक ए बी। स्टॉक ए में कितना इन्वेस्ट किया है मैंने, बताओ इन्वेस्टमेंट। स्टॉक ए में कितना इन्वेस्ट किया है? 1.5 लाख। स्टॉक बी में कितना इन्वेस्ट किया है? -50,000। मतलब मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 1 लाख। ये ध्यान रखना, नेगेटिव वेट्स भी लेने हैं आपको, है ना? वेट्स लेने का मतलब वेट्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो अब मुझे वेट बता दो एक बार इनका। स्टॉक ए का वेट कितना हुआ यहाँ पे? 1.5। और इसका वेट कितना हुआ? माइनस का 0.5। वेट का टोटल हमेशा 1 आना चाहिए, चेक कर लेना। ठीक है, ठीक है ना? अब आपको कौन से फैक्टर का पूछा है? दोनों फैक्टर का पूछा है, अलग अलग निकालोगे, कंफ्यूज मत होना। जब फर्स्ट का निकाल रहे हो सेकंड फैक्टर को मत देखो। तो मैं बोल रहा हूं फैक्टर 1 बीटा। फैक्टर 1 का दोनों का बीटा बता दो। फैक्टर 1 का इसका बीटा है 80, इसका बीटा है 1.5, 80 और 1.5। इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? फैक्टर 1, इसको ऐसे लिख देते हैं हम, बीटा ऑफ फैक्टर 1 मल्टीप्लाइड बाई वेट, करो कितना आता है? 1.5 इंटू 0.80 करोगे तो 1.20, और 1.5 इंटू ये करोगे तो माइनस का 0.75, कितना आएगा? तो मैं बोल रहा हूँ बीटा ऑफ पोर्टफोलियो फॉर फैक्टर 1 0.45। आया समझ में? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि एक बार छोड़ दो सेकंड फैक्टर को। मैं बोलता क्वेश्चन में एक ही फैक्टर है तो क्या ऐसा आंसर निकालते थे क्या आप? कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं होती दो फैक्टर में। जब आपको एक ही फैक्टर का क्वेश्चन अगर दिया हुआ होता तो ऐसे ही आंसर निकालते हम, बस। अब सेकंड फैक्टर की बात कर लो। बीटा ऑफ फैक्टर 2 बता दो कितना कितना दे रखा है? 0.60 और 1.20, है ना? तो बीटा ऑफ फैक्टर 2 को वेट से मल्टीप्लाई कर दो। इसका वेट 1.5 है तो ये 0.90 हो जाएगा, इसका वेट माइनस का 0.60 हो जाएगा। तो यहाँ पे बीटा ऑफ पोर्टफोलियो फॉर फैक्टर 2 आ जाएगा आपका 0.30 प्लस का। बोलो क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ये फर्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का। इस पार्ट में कोई दिक्कत हुई आपको तो बता दो, अदरवाइज आगे चले। बोलो ना, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो आप। ठीक है, क्लियर। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, थोड़ा अच्छे से देखना। मिस्टर क्यू बोरोज 1 लाख एट द रिस्क फ्री रेट। ठीक है मिस्टर, अब नया क्वेश्चन है, पुराने वाले को भूल जाना। मिस्टर बी ने क्या किया? 1 लाख रुपए तो बोरो किए हैं, and invest the amount he borrows along with the original amount of 1 lakh in security A and B in the same proportion as described in part 1। ठीक है, what is the sensitivity of two portfolio? चलो बताओ मुझे क्या डिफरेंस है। पिछली बार 2 शेयर थे बी और ए, अब की बार 3 है, इतना मान लो। बोरोइंग को भी एक सिक्योरिटी मान लो आप। तो देखो इसने बोरोइंग कितने की करी है, या मैं ऐसे बोलूं बोरोइंग में इन्वेस्ट कितना किया इसने? शॉर्ट सेल नहीं है ना? शॉर्ट सेल कैसे नहीं है? देखो वो बोल रहा है कि बोरोइंग 1 लाख की किया आपने, समझना बात को,
और 1 लाख आपके पास ऑलरेडी थे, कितने हो गए टोटल रुपीज? 2 लाख को 2 लाख को उसी तरीके से इन्वेस्ट करो जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था। तो देखो फर्स्ट पार्ट में 1 लाख को कैसे इन्वेस्ट किया था आपने? 1.5 लाख डाले थे ए में और 50,000 माइनस डाले थे बी में। बस सेम वही काम यहाँ कर दो। 2 लाख का मैं बोल सकता हूँ 3 लाख ए में डालोगे और माइनस 1 लाख बी में डालोगे। बताओ ये बात समझ में आ रही क्या आपको? इतना ही तो बोल रहे हो वो कि 1 लाख बोरो कर लो, 1 लाख का ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट था, जो टोटल अमाउंट है उसको उसी रेशियो में इन्वेस्ट कर दो जितना पार्ट ए में किया था। तो पार्ट 1 में जो आपने किया है उसी रेशियो में इन्वेस्ट कर दिया मैंने। सबको आ गई बात समझ में? सबको आ गई क्या बात समझ में? क्लियर? ठीक है, रिपीट कर दूं? ठीक है, रिपीट मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखो यहाँ पे देखना आप, मैं बोल रहा हूँ अब की बार जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है वो कहाँ कहाँ किया है? एक तो ए, एक बी और एक बोरोविंग भी है अब की बार आपकी। तो ऊपर स्टॉक नहीं लिख के मैं इन्वेस्टमेंट बोल देता हूँ। चलो आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है? स्टॉक ए में इन्वेस्ट किया है पैसा, स्टॉक बी में इन्वेस्ट किया है पैसा, और कुछ पैसा आपने बोरो किया है। अब समझना बात को, मैं जो पैसे जा रहे हैं मेरी जेब से, है ना, वो मेरा इन्वेस्टमेंट है। जो मेरी जेब में पैसे आ रहे हैं वो मेरा नेगेटिव इन्वेस्टमेंट है, मैं ऐसे बोलूंगा। मतलब उसको मैं नेगेटिव फिगर्स में लिख दूंगा। आ रही बात समझ में? इन्वेस्टमेंट का अमाउंट लिख दूं यहाँ पे। तो एक अमाउंट उन्होंने बोला है मुझे कि 1 लाख की बोरोइंग करनी है, तो क्या मैं 1 लाख को नेगेटिव लिख दूं क्या? यहां तक तो समझ में आ रहा होगा आपको? इसमें कोई दिक्कत है? एक बार बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लाख नेगेटिव लिखा मैंने। अब इसको समझना है आपको ऐसे। देखो क्या लैंग्वेज यूज आ रही है। बोल रहे हैं 1 लाख बोरो किए हैं एंड इन्वेस्ट द अमाउंट ही बोरो अलोंग विद द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ 1 लाख। मतलब 1 लाख बोरो किए, 1 लाख ऑलरेडी थे, टोटल कितने हो गए? 2 लाख। ठीक है। इन सिक्योरिटी ए एंड बी इन सेम प्रोपोर्शन एज डिस्क्राइब्ड इन पार्ट 1। तो मेरे को ये प्रोपोर्शन बता सकते हो क्या आप यहाँ पे? पार्ट 1 का तो यही था आंसर कि 1.5 लाख ए में लगाए थे और 50,000 माइनस बी में लगाए थे। क्या रेशियो था ये? दिस इज 3 × -1। सही है ये? यही रेशियो था क्या? 3 × -1 +1 नहीं। तो बस यही रेशियो यहां लगा दो। अगर 2 लाख को 3 × -1 करोगे तो कितना होगा बताओ? अगर 2 लाख को 3 × -1 करोगे तो क्या अमाउंट आएगा? 3 लाख और माइनस का 1 लाख आएगा या नहीं आएगा? आएगा। बस यही तो करना है। तो सेम प्रोपोर्शन ऐसे रेशियो के हिसाब से पढ़ लो, या मैं तो बोल रहा हूँ दूसरा ट्रिक देख लो अच्छा सा। यहाँ 1 लाख का 1.5 गुना था तो यहाँ 2 लाख का 1.5 गुना कर दो। यहाँ 1 लाख का आधा था तो यहाँ 2 लाख का आधा कर दो। बस। तो ट्रिक इज वेरी सिंपल। तो अब की बार ए में मैं लगाऊंगा 2 लाख रुपए, सॉरी 3 लाख, ठीक है। 3 लाख रुपए तो मैं लगाऊंगा ए में, और बी को शॉर्ट सेल करूंगा 1 लाख रुपए से। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा मेरा? 1 लाख। क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट तो 1 लाख ही है ना, तो टोटल उतना ही आएगा जितना आपने अपनी जेब से लगाया। चलो अब क्या करना है? अब कुछ नहीं है। यहाँ पे वेट लिख दो। वेट कितना आएगा? ये 3 आएगा, ये -1 आएगा, ये -1 आएगा, तो टोटल 1 आ जाएगा। बीटा ऑफ फैक्टर 1 बताइए आपको कितना कितना था? 0.80 और 1.5। 0.80, 1.5, इसका बीटा कितना होता है भाई? 0 होता है इसका तो बीटा, दे भी रखा है क्वेश्चन में। तो बताओ बीटा फैक्टर 1 मल्टीप्लाई बाय वेट करोगे तो ये 2.4, ये माइनस का 1.5, ये 0। तो ये बीटा ऑफ पोर्टफोलियो फैक्टर 1 कितना आएगा? 0.90। यहाँ हम लिखेंगे बीटा ऑफ फैक्टर 2 कितना कितना था? 0.60 एंड 1.2। 0.60 एंड 1.20। और बीटा ऑफ फैक्टर 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा वेट से, तो ये हो जाएगा आपका 1.80। ये 0 है, ये माइनस का 1.20 और ये 0। तो ये आ जाएगा बीटा ऑफ पोर्टफोलियो फैक्टर 2 इज इक्वल्स टू 0.60।
देख लो, नोट कर लो, कोई डाउट है तो बोलो, नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे फिर हम। हो गया सबका डन? चलो जी थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। अभी तक तो एपीटी का कोई यूज ही नहीं लिया, अभी तक तो एकदम बेसिक सी वेटेड एवरेज करने का काम था। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम ऑफ फैक्टर 2, है ना? एक डाउट है, बोलो ना क्या डाउट है, बोलो ना बोलो ना। देखो फैक्टर 2 का रिस्क प्रीमियम पूछ रहा है। अब रिस्क प्रीमियम के लिए पहले एक बार एक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, उससे आपको समझ में आएगा। जब तक आप अपना डाउट लिखो, मैं लिख रहा हूं यूजिंग एपीटी। एपीटी को यूज करके क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ, क्या क्या था यहाँ पे, ए और बी था ना, ए इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस रिस्क प्रीमियम ऑफ फैक्टर 1 इंटू बीटा ऑफ फैक्टर 1 प्लस रिस्क प्रीमियम ऑफ फैक्टर 2 इंटू बीटा ऑफ फैक्टर 2। इज इट राइट और रॉन्ग? क्वेरी आपने बोला है अगर 1 लाख बोरो किया तो उस पर 15,000 रिटर्न भी तो मिल रहा था, अगर नहीं करते तो मैंने कुछ किया ही नहीं रिटर्न का। तो हमने ऊपर जो कैलकुलेट किया उसमें रिटर्न कहाँ दिखाया हमने, बताओ? अपने को तो बीटा पूछा था, तो बीटा तो वेटेड एवरेज होता है, तो तीनों का वेटेड एवरेज कर दिया हमने। आप इस चीज को समझो, अगर आप बोरोइंग करते हो, पैसे लाते हो उधार में, है ना, तो उसका कोई रिस्क नहीं है, आपको उतना ही पेमेंट करना है जितना करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिटर्न के बेसिस पे बात ही नहीं कर रहे हम तो बीटा निकाल रहे थे जिसको वेटेड एवरेज कर दिया। ये इक्वेशन सही है क्या आपके हिसाब से, मुझे ये बताओ फटाफट। सर क्वेश्चन में तो ओनली फैक्टर 2 का एक्सपेक्टेड रिटर्न पूछा ना, फैक्टर 2 का एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं पूछा, फैक्टर 2 का रिस्क प्रीमियम पूछा है। देखो क्या पूछा है, मैं समझा रहा हूँ वही इक्वेशन से, ये पूछा है उन्होंने, ये बात जिसको समझ में आ रही है वो बता दो। क्वेश्चन में ये पूछा है उन्होंने, रिस्क प्रीमियम ऑफ फैक्टर 2। तो अब ये निकालने के लिए इस इक्वेशन की सारी चीजें पता होगी तभी निकलेगा ना। अब ढूंढो इस इक्वेशन में क्या क्या पता है आपको, क्या इस इक्वेशन की सारी चीजें पता है क्या आपको? अगर सारी चीजें पता है तब तो मैं बोलूंगा कि हाँ आ जाएगा आंसर। अदरवाइज आंसर निकालने के लिए जितने वेरिएबल मिसिंग होंगे, 2 वेरिएबल मिसिंग है तो 2 इक्वेशन चाहिए। चेक करो देखे, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए दे रखा है क्या क्वेश्चन में, बताओ मुझे। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा है 20। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये तो 20 दे रखा है हमें, 20 इज इक्वल्स टू आर एफ दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा है 15% प्लस, बताओ रिस्क प्रीमियम ऑफ फैक्टर 1 कितना है, दे रखा है क्या क्वेश्चन में कहीं पे भी? अगर आप ढूंढ सकते हो क्वेश्चन में से तो ढूंढ के बताओ। रिस्क प्रीमियम ऑफ फैक्टर 1 नहीं दे रखा तो इसको एज इट इज लिखना पड़ेगा मुझे, रिस्क प्रीमियम ऑफ फैक्टर 1 इंटू बीटा ऑफ फैक्टर 1 दे रखा है क्या, दे रखा है ना, ये रहा। हम सिक्योरिटी ए की बात कर रहे हैं अभी, ध्यान रखना, तो बी वाले को मत देखना, इसको बिल्कुल मत देखना, अभी इसको दिमाग से हटा दो। फैक्टर 1 की सेंसिटिविटी बीटा ऑफ फैक्टर 1 ए का कितना है, 0.80, तो मैं लिख दूं यहाँ पे 0.80। ठीक है, 0.80 को आगे लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। 0.80 रिस्क प्रीमियम ऑफ फैक्टर 1 ऐसा लिख देते हैं हम, प्लस बीटा ऑफ फैक्टर 2 कितना है, 0.60, तो ऐसे लिख दो इसको, 0.60 रिस्क प्रीमियम फैक्टर 2। बताओ कितनी चीजें गायब है इक्वेशन से,
अगर एक ही गायब होती तब तो इक्वेशन सॉल्व हो जाती, दो चीजें गायब है तो मुझे एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए, नहीं है तो आप सीख लो। ठीक है, बात समझ में आई क्या आपको? ऐसे ही अगर मैं एक और इक्वेशन बना दूं बी की तो फिर काम हो जाएगा बस। ठीक है, तो बी की इक्वेशन बना रहा हूं मैं, ये लिखना पड़ेगा एक बार तो आपको, आर एफ आर पी एफ वन बीटा एफ वन प्लस आर पी एफ टू बीटा एफ टू। ये कितना है देखो बी का, अब इसको देखना पड़ेगा डेटा को। अब की बार ए को छोड़ देना, 25 है ये, 25 इज इक्वल्स टू आर एफ कितना 15 प्लस 1.5 रिस्क प्रीमियम फैक्टर 1 प्लस 1.2 रिस्क प्रीमियम फैक्टर 2। अब दो इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लो, काम हो जाएगा। बताओ कौन सी इक्वेशन डिलीट हो रही है, कोई नहीं हो रही। क्या करना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूं मल्टीप्लाई करो, मल्टी अरे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब डबल कर रहा हूं उसको। क्या क्या आएगा बताओ, क्या मिलेगा हमको इसको डबल करने से, देखना अभी। इसको डबल करने से हो जाएगा ये 40 इक्वल टू 30 प्लस 1.60 आर पी फैक्टर 2, ओ माय गॉड आर पी फैक्टर 1 सॉरी, प्लस 1.20 आर पी फैक्टर 2। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 3। अब देखो वैल्यूज कॉमन हो गई ना, सेम हो गई, ये भी 1.2 है, ये भी 1.2 है, तो दोनों को अगर माइनस करेंगे ना तो आंसर आ जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे इसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, किसी में से भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, 2 घटा रहा हूं मैं 3 में से, तो क्या आएगा बताओ मुझे। देखो इसमें 40 में से 25 जाएंगे तो 15 बचेंगे, फिर 30 में से 15 जाएंगे तो 15 बचेंगे, प्लस 160 में से 1.5 जाएगा तो 0.10 आर पी फैक्टर 1 बचेगा, और 1.2 में से 1.2 जाएगा तो 0 बचेगा। सही है, हाँ जी। बताओ कितना आ रहा है इसका आंसर, कैलकुलेट कर लिया क्या? आर पी फैक्टर 1 कितना आता है, 0 आता है पक्का, 0। आर पी फैक्टर 1 पूछा था क्या क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने क्या पूछा था, फैक्टर 2, तो इसकी वैल्यू रख दो, किसी भी इक्वेशन में रख दो, 3 इक्वेशन है हमारे पास। नाउ पुट वैल्यू ऑफ आर पी फैक्टर 1 इन इक्वेशन 1, कोई भी किसी में भी रख दो, आंसर एक ही आएगा। इक्वेशन 1 में रख रहा हूं मैं, 1 में मतलब 20 15.80, 20 ये रहेगा, 15 ये रहेगा, 0.80 इंटू 0 हो जाएगा, प्लस 0.60 इंटू आर पी फैक्टर 2 हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो आर पी फैक्टर 2 आ जाएगा, कितना आ रहा है 8.33% आ रहा है। लो जी, क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। अब किसी को डाउट है तो पूछ लो, हालांकि ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, अगर आप कंसेप्चुअली चलोगे थोड़ा सा अच्छे से समझ के। सीएपीएम इसीलिए मैंने बोला था, अगर सीएपीएम पढ़ लिया तो आगे के कई कंसेप्ट तो इसी इक्वेशन से सोल्व हो जाएंगे। तो सीएपीएम को लिंक करके हमने सीएमएल पढ़ लिया, उसी को लिंक करके हमने एपीटी पढ़ लिया। ठीक है, थोड़ा बहुत दिमाग में तो रखनी पड़ेगी चीज। क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है जी। तो ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन सोल्व हो गए हमारे। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 30 है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, नेक्स्ट कंसेप्ट है वो।
तो इलस्ट्रेशन नंबर 30 प्लस एक क्वेश्चन और है पीछे, आप देखना कौन सा क्वेश्चन है जो मैंने अभी तक नहीं कराया, और वो क्वेश्चन होगा करेक्टरिस्टिक लाइन का क्वेश्चन, है ना। मैं भी देख लूंगा वो क्वेश्चन में, आपको डेटा दे रखा होगा 10 सालों का, बीटा निकालना था उसमें, बीटा के साथ करेक्टरिस्टिक लाइन भी बनानी थी। लेट अस फाइंड आउट व्हिच क्वेश्चन वाज दैट। एक क्वेश्चन में टेबल थी, अच्छे से चेक कर लेना, कोई भी क्वेश्चन लेफ्ट नहीं होना चाहिए। ये था, देखो ये रहा, ये कहाँ हो गया, आपने कहा हो गया 16 का बी पार्ट नहीं हुआ ना अभी, ठीक है। और भी कंसेप्ट है क्या, छोटे छोटे से दो कंसेप्ट है, उनके बेस्ड पे ये दोनों क्वेश्चन है, एक 16 नंबर क्वेश्चन और एक लास्ट 30 वाला। तो देखो कितना, आप अच्छे से देखोगे तो छोटा सा चैप्टर है, टोटल काउंटिंग करोगे तो 10 कंसेप्ट पढ़े हमने, 10 कंसेप्ट में चैप्टर खत्म हो रहा है, और कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है पूरा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये दोनों खत्म करेंगे, तो ये दोनों क्वेश्चन भी हो जाएंगे, दोनों कंसेप्ट भी हो जाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको बोला था स्कैनर है, स्कैनर में 80% क्वेश्चन यही मिलेंगे आपको, कुछ क्वेश्चन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे स्कैनर से, ठीक है ना। कुछ और थोड़े अलग वेराइटी के क्वेश्चन होते हैं, वो भी देख लेंगे, ताकि सारा कंसेप्ट खत्म हो जाए आपका। अभी के लिए कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बाकी के कंसेप्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ जी, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 80% तो ऐसे आएंगे। कितने मार्क्स का चैप्टर है ये तो मैंने फर्स्ट क्लास में लिखा दिया था आपको। कहाँ से लाते हो ऐसे सवाल उठा के तुम। मैंने फर्स्ट क्लास में आपको दो चीजें बोली थी खास करके, एक तो ये बोला था कि चैप्टर कितने नंबर का है वो मैं बता रहा हूँ आपको, दूसरा ये बोला था कि इस चीज पे बिल्कुल भी मत जाना कभी कितने नंबर का चैप्टर होता है, क्योंकि ऐसा कभी भी कोई 100% गारंटी नहीं देता इंस्टीट्यूट कि इस चैप्टर में 25 नंबर का आएगा, 30 नंबर का आएगा, वो केवल एक रेफरेंस पर्पज के लिए लिखा हुआ होता है। कल को पोर्टफोलियो का एक भी क्वेश्चन नहीं आया एग्जाम में, तो तुम क्या करोगे, पेपर छोड़ दोगे क्या, वहां पे बोल दोगे उनको कि सर हो ही नहीं सकता, पोर्टफोलियो का क्वेश्चन नहीं है पेपर में, हम नहीं देंगे पेपर। इज इट पॉसिबल। तो क्यों जाते हो आप इस सेलेक्टिव स्टडी पे। मैं तो बोल रहा हूँ हर चैप्टर 100 मार्क्स का है, अब कौन सा छोड़ने की बोलोगे मुझे बताओ। और फिर भी छोड़ोगे तो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, हम मालिक है हमारे डिसीजन के, कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो आपको ऐसा ही मानना है, एक भी चीज नहीं छोड़नी, एक भी चीज, चैप्टर तो बहुत आगे की बात है, कोई भी नहीं छोड़ेंगे, सबको देख लेंगे। हाँ जी, सबको देख लेना एक एक करके। अब मेरे को तो छोटा सा एक रिव्यू दे दो, इस चैप्टर से रिलेटेड क्या रिव्यू है आपका, क्या ये आपको हार्ड लग रहा है चैप्टर, इजी लग रहा है, कोई दिक्कत हो रही है। मस्त अरे मस्त लग रहा है, मस्त तो है ही, सारे चैप्टर ही मस्त है। एवरेज और हार्ड के बीच में, ओ माय गॉड, ये तो इजी है अभी। जो ये बोल रहा है ना, ये एवरेज और हार्ड के बीच में चैप्टर, तो वो थोड़ा सा और मेंटली स्ट्रांग हो जाओ फिर, है ना। मैं उसी सीक्वेंस में करवा रहा हूँ आपको चीजें, ये तो सबसे इजीएस्ट ऑफ द चैप्टर है। आप बोल सकते हो इतना इजी चैप्टर म्यूचुअल फंड होगा, उसके बाद में है ना वो फिर आएंगे जो आपके दिमाग का दही बनाएंगे। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, वो हार्ड थोड़ी होती है चीज। हाँ, इजी है, बस कंसेप्ट याद रखो, वो तो रखना ही पड़ेगा ना, अगर ऐसा होता तो फिर तो कोई भी आके सीए में कर जाता। मिस्टेक ज्यादा होती है, उसका कंक्लूजन, उसका इलाज मैं बता देता हूँ आपको, जितनी ज्यादा हो सकती है प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस में चूक करोगे तो फिर ऐसे होगा। हर चीज का सॉल्यूशन है, पर सॉल्यूशन करना पड़ेगा, अपने आप कोई तरीका नहीं है। बाबा रामदेव ने कोई दवाई नहीं बनाई अभी इसकी कि अपन उससे एक बार पढ़ें और दिमाग हमारा हमेशा परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाए, ठीक है। मिस्टेक होती है, इसीलिए तो प्रैक्टिस करनी है, अदरवाइज तो फिर आप बोलते प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 20 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। मैं इतना बार बार मैं बोल के क्यों पढ़ाता हूँ, इसलिए पढ़ाता हूँ ना, जितना ज्यादा हो सके मैं दिमाग में डाल दूं आपके पास।
बाकी आपको बैठ के करना है इसकी प्रैक्टिस, ठीक है। तो कोई डाउट है तो बोलो, नहीं है तो फिर क्लास को एंड करते हैं आज के लिए, अदरवाइज ओवरडोज हो जाएगा। फिर मिस्टेक होती है वो सुधर जाएगी, टेंशन मतलब उसकी। मिस्टेक्स अपने आप खत्म हो जाएगी धीरे धीरे, प्रैक्टिस करते रहोगे तो अपने आप। एक हैबिट बना लो, डेली का एक क्वेश्चन करना ही करना है, ये हैबिट बना लो। अब सोच लो, आप मैथ्स में इतना स्ट्रांग तो हो, आप आज से एक क्वेश्चन करोगे तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में कितने क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपसे? 90 क्वेश्चन होंगे, वो एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूँ। तो एक हैबिट बनाओ, डेली का एक क्वेश्चन निकालना है आपको। होमवर्क है वो अलग है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। इतनी प्रैक्टिस तो बहुत है, ठीक है। चलो, टाटा बाय बाय, टेक केयर।